इंडिया के Q2 के जीडीपी के नंबर आए और 8.2% से हमारी जीडीपी ग्रोथ हुई है। वैल्यू रिसर्च की रिपोर्ट में आया कि 40% इन्वेस्टर्स के लिए म्यूचुअल फंड काम क्यों नहीं करता और मंडे को बाजार में एक बहुत अच्छा मूव क्यों देखने को मिल सकता है और ऑल टाइम हाई बनाने का टाइम कैसे आ गया ये डिस्कस करेंगे और कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स अच्छे रहने वाले हैं इस आने वाले बुल रन को पूरी तरीके से कैप्चर करने के लिए और मार्केट में अभी भी कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं जिससे बाजार में थोड़ा सा क्रैश की उम्मीद बनी हुई है। सो मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। मंडे को तैयार होना है तो ये वीडियो देख लेना, काफी कुछ मिलेगा सीखने के लिए। शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे जीडीपी के नंबर के साथ। Q2 के जो हमारे नंबर आए वो आए 8.2% पे और अगर हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर दे तो ये 8.7% के जीडीपी के ग्रोथ हमें दिखे Q2 के। अभी जो Q2 के रिजल्ट आए ये क्यों अच्छे हैं इसको समझो। यहां पे क्या हुआ, जो प्राइवेट कंज्यूमर है यहां पर आपको ग्रोथ देखने को मिली, यहां पे 7.9% की आपको ग्रोथ दिख रही है। अगर हम बात करें इंडिया के अंदर अभी तक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या चल रही थी, प्राइवेट स्पेंडिंग की, मतलब आप मैं हम जो स्पेंड करते हैं हमारी जो स्पेंडिंग पावर है वो काफी ज्यादा कम हो गई थी। तो ये जो जीडीपी के नंबर आए इसने स्पेसिफिकली बताया कि जो हमारी स्पेंडिंग पावर है, इंडिया की स्पेंडिंग पावर है वो बढ़ती जा रही है और स्पेशली जो एक मेजर पेन पॉइंट था वो पेन पॉइंट सॉल्व होते हुए दिखा। वो पेन पॉइंट क्या था, टीयर 2 और टीयर 3 मतलब गांव देश के अंदर जहां पे लोगों के पास पैसा नहीं बच रहा था स्पेंड करने के लिए, वहां पे स्पेंडिंग बढ़ी है इस बार। टीयर 1 तो हमेशा से सपोर्ट कर ही रहा था जीडीपी ग्रोथ के अंदर, लेकिन टीयर 2 और टीयर 3 जो कि पूरी तरीके से म्यूटेड थे, हमारे किसान भाई जिनका पैसा नहीं था स्पेंड करने के लिए, उनके पास भी स्पेंडिंग पावर बढ़ी और काफी तेजी से उन्होंने स्पेंड किया, जिसने कंट्रीब्यूट किया 8.2 रियल जीडीपी नंबर के अंदर। और जिस सेक्टर ने एक और ग्रोथ दिखाई वो थी हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अगर इंडिया को ग्रो करना है तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रो करना पड़ेगा और आप देख सकते हो 9.1% से ईयर ऑन ईयर लेवल पे ग्रोथ देखने को मिली है हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर। अगर मैं आपको पुराने जीडीपी के नंबर दिखाऊं तो वो 5.6% से सितंबर वाले जो नंबर आए थे और उसके बाद हमने ओपनली बोला था कि भाई बाजार में एक बड़ी गिरावट है। भाई अगले 3 महीने नहीं हुई थी गिरावट, लेकिन जनवरी के बाद से जो तहलका मचा था बाजार के अंदर आप आज तक उसकी हीट अज्यूम कर सकते हो। उस समय पे भी लोगों ने बोला था यार जीडीपी के नंबर आए, बाजार कल तो गिरा नहीं। भाई कल नहीं गिरता बाजार टाइम लगाता है गिरने और चढ़ने में। जहां पे यूएस मार्केट लगातार ऊपर जाती रही, इंडियन मार्केट लास्ट 1 साल से स्ट्रगल करती रही और अब लास्ट 2 क्वार्टर की जीडीपी के नंबर हमारे अच्छे आए हैं। मोस्ट प्रोबेबली मंडे से इंपैक्ट दिखेगा, लेकिन अब ये जो जीएसटी का इंप्रूवमेंट है ये आपको जनवरी के आसपास होता हुआ दिखेगा। तो अगला साल जो है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए काफी ज्यादा अच्छा दिख सकता है। अभी अगर हम बात करेंगे कि कहां कहां पैसा बनता दिख सकता है, कौन कौन से सेक्टर, कौन कौन से स्टॉक्स आपकी नजरों में होने चाहिए स्पेसिफिकली, तो उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ग्रोथ आई है ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरिंग ग्रो करेगा इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा अगर लोगों को रोजगार मिलेगा, जॉब मिलेगी, हमारा इंजन चल जाएगा। और गवर्नमेंट यही चाहती थी जीएसटी के कट से, जो आरबीआई रेट कट कर रहा है उससे, और जो हमारे 12 लाख तक छूट मिली उससे, अब वापस से इंडियंस हैं उनके अंदर एक पावर वापस आ रही है जो कि इस समय पे स्पेंड करेंगे। और एक और चीज जिसने इसमें कंट्रीब्यूट किया वो थे हमारे म्यूचुअल फंड के इनफ्लो ही कम हो गए। तो आप समझो लोगों के पास पैसा बचा है, क्या करेगा, स्पेंड करेंगे, है ना। पहले था कि पैसा बचा है इन्वेस्ट करेंगे, अब वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे, अब वो स्पेंड कर रहे हैं। तो अगेन आपके और मेरे लिए अच्छा होने वाला है 2026। कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो आपकी एक्चुअली नजरों में होने चाहिए और क्यों, और ये सेक्टर्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि जब भी हम पैसे बनाने की बात करते हैं, जैसे लास्ट 1 ईयर के अंदर जो मेरे बहुत अच्छे म्यूचुअल फंड्स रहे वो रहे हमारे एआई वाले, मिराई एसेट एआई फंड। जनवरी 1 को मैंने ये डिस्कस किया था, ये म्यूचुअल फंड आपकी नजरों में होना चाहिए। दूसरा बीएफएसआई फंड, मतलब बैंकिंग एंड फाइनेंस कंपनी वाले फंड। तीसरा जिसने बहुत अच्छा काम किया वो था होम फर्स्ट फाइनेंस, जिसने दबा करके लास्ट ईयर हमारे लिए पैसे बनाए। ऑन पेपर है, वीडियोज हैं, आप जाकर के देख सकते हो। अगले साल के लिए हमें कहां पे तैयार होना चाहिए, जहां पे इस साल पैसा फंसा रहा वो हमें करनी चाहिए मिराई एसेट कंज्यूमर फंड के साथ। कंज्यूमर फंड स्पेसिफिकली आप इसका इंडेक्स देख सकते हो, आप इसके कॉम्पिटिटर्स कोई भी म्यूचुअल फंड देख सकते हो, लेकिन छुपे छुपे मिराई एसेट के फंड्स ने क्या करा, एक दिखाई है बहुत प्यारी रिकवरी। अगर आप देखोगे लास्ट 1 साल के अंदर 4% की ग्रोथ है। अभी अगर आप समझो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये देखो मैं दोनों को ना साथ साथ रखता हूं। प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग बड़ी है हमारी, और मिराई एसेट क्या है,
कंज्यूमर फंड है। तो आने वाले टाइम पे जो कंज्यूमर फंड्स हैं वो अच्छा करते हुए दिखेंगे, जैसे आईटीसी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति, इनकी सेल्स ग्रोथ ऑल टाइम हाई है, इटर्नल, जोमैटो। जब लोगों के पास पैसा आता है तो वो क्या करते हैं, स्पेंड। तो कंज्यूमर इंडेक्स आपके पास होना चाहिए। मेरा एसेट वन ऑफ द बेस्ट कंज्यूमर फंड्स में से आता है, निपॉन इंडिया का भी आप देख सकते हो। तो कंज्यूमर इंडेक्स आपकी नजर में होना चाहिए। अगले साल कंज्यूमर इंडेक्स काम करेगा, ऐसा नहीं है रिस्क नहीं है, रिस्क भी बताऊंगा, इसलिए पूरी वीडियो देख लेना, आधा ज्ञान सही नहीं होता। तो इसीलिए कंज्यूमर इंडेक्स हमारे पास होना चाहिए। अगला सेक्टर है हमारा निफ्टी आईटी। अगर हम निफ्टी आईटी की बात करें तो ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, रिसेंटली अगर हम देखेंगे तो ट्रेड डील के लिए जो हमारी सरकार है वो काफी ज्यादा मक्खन लगा रही है ट्रंप को। जो एलपीजी हुआ वो दिया उनको कि भाई आप 10% दो हमारा, हमने काफी सारी चीजों पे कंसेशन किया है, ठीक है। हमने जो रशिया से ऑयल है वो भी मंगाना बंद कर दिया। तो इससे क्या हो रहा है, यूएस के दिल में एक सॉफ्ट एरिया हम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आईटी सर्विसेज पे जो एक ग्रहण था हो सकता है वो हटता हुआ दिखे। आईटी सर्विसेज की बात करूं तो अगर आप देखोगे इसके वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से 28 का पी था 5 साल का, 3 साल का 27 और 1 साल का 27 और अभी कितना है 26.5। तो पीई पर्सपेक्टिव से ये बहुत ज्यादा लो है। आप ये मानो थोड़ी सी भी अच्छी न्यूज आती है ये दबा करके रिकवर कर सकता है। इसका एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल मैं हमेशा क्यों देता हूं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली काम कैसे होता है। जब ये जो इंडेक्स था बैंक का हमारा निफ्टी बैंक, जब ये बैंक निफ्टी लास्ट 3 साल में बिल्कुल नहीं चला था, करीब इसके आसपास मिला था 12-13 के पी पे, तब हम डिस्कस करते थे कि ये इंडेक्स आपकी नजरों में होना चाहिए। आज रिकवरी हो रही है, अभी भी रिकवर नहीं हुआ है, ये पी 18 तक जाएगा, अभी भी 2 का पी बचा हुआ है, अभी भी ग्रोथ बची हुई है। लेकिन अभी भी आप देखोगे इसमें रिकवरी आई। जब बाजार गिरा इस बीच तो हमारा पैसा नहीं गिरा। क्यों नहीं गिरा, हमने वहां पैसा लगाया था जहां पे पैसा बना नहीं था, तो वहां पे हमें रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मिले। तो कम रिस्क के साथ हमने रिसेंटली काफी अच्छे रिटर्न्स बनाए। बैंक मुझे लगता है जो कंटिन्यू है वो करता रहेगा, ग्रो हमारे लिए करता रहेगा। लेकिन जो हमारा आईटी है अब यहां पर एक सनराइज होने की पूरी उम्मीद है। लेकिन अगर आप ये सोचो ना कि आईटी के अंदर मैं इंडेक्स ले लूं तो क्या रहेगा, इंडेक्स आपको सेफ्टी देता है। आप ये देखो, ये जो इंडेक्स है कभी भी 23 के पीक के नीचे नहीं गया। और प्राइस की बात करूं तो निफ्टी आईटी जब 28,342 पे होता है, ठीक है, तब ये ऑल टाइम लो पे होता है और उसके बाद हमेशा ये जाता है 33,000 के आसपास। और अभी अब अगर आप देखोगे 37 के आसपास मिल रहा है। तो जैसे ही ये गिरावट आए 33 के आसपास, मेरे हिसाब से यहां पे पोजीशन बिल्ड करनी चाहिए। इसने रिटर्न नहीं दिए हैं तो शॉर्ट टर्म में इसकी जो ग्रोथ की उम्मीद है वो काफी ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। अगर मैं स्टॉक पर्सपेक्टिव से बात करूं तो महिंद्रा एंड महिंद्रा, अगर आप देखोगे लास्ट 1 साल में 29% के आसपास की ग्रोथ ये दे चुका है। लेकिन आप ये समझो महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रो कर रहा है, इसके प्रोडक्ट्स अच्छे आ रहे हैं। सो अभी ये ऐसा नहीं कि बहुत ओवरहीट हो गया। हाँ, थोड़ा सा वैल्यूएशन करेक्शन मिल जाए अच्छी बात है, 5-7% पे जब गिरावट में मिले तभी हमें अपॉर्चुनिटी दिखेगी इसमें। लेकिन ये जो स्टॉक है ये काफी अमेजिंग है, बिजनेस काफी अमेजिंग है। अगला बिजनेस है हमारा बजाज फाइनेंस। एक्सपेंसिव हो गया है, लेकिन जब बुल रन आता है हमारा तो एक्सपेंसिव चीज और एक्सपेंसिव होती है। जो मोमेंटम है, क्योंकि इन सारे स्टॉक्स ने लास्ट 5 साल में कोई रिटर्न नहीं दिए थे। अगर मैं 5 साल की बात करूं तो अगर आप देखोगे 5 साल में इसके सिर्फ 46% के रिटर्न थे। बस अब रिसेंटली यहां पे ग्रोथ आपको देखने को मिली है जो लास्ट 6-7 महीने से, तो ये रैली शुरू हो चुकी है। तो ये स्टॉक भी आपकी जो है नजरों में होना चाहिए। अभी एक्सपेंसिव है लेकिन ये अभी और एक्सपेंसिव होगा, मेरा मानना ये है। चोलामंडलम आप देख सकते हो, होम फर्स्ट फाइनेंस हो गया, आवास हाउसिंग फाइनेंस हो गया, एप्टस हो गया, शेल्टर हो गया, ये सारे जो स्टॉक्स हैं ये भी आपकी नजरों में होने चाहिए। टियर 2 टियर 3 सिटीज में ग्रोथ आ रही है और जब ग्रोथ आएगी, डिमांड आएगी, पैसा आएगा तो कहां डालेंगे? सबसे पहला इंसान का काम है घर खरीदना। और जो हम हमेशा से वेट करते थे रेट कट का, टियर 2 के अंदर ग्रोथ आने का, अब वो वापस आ रही है। तो इन सारे फाइनेंस कंपनीज में भी ग्रोथ आएगी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से फॉर श्योर आपकी नजरों के अंदर होना चाहिए। कंज्यूमर ब्लू स्टार वापस से चलता हुआ दिख सकता है, वोल्टास वापस से चलता हुआ दिख सकता है और वर्लपूल भी काफी तेजी से चलता हुआ दिख सकता है। बट अगेन इन्वेस्ट सिर्फ तब करना है जब वहां पे थोड़ी सी गिरावट देखने को मिले। अगेन अगर मैं आईटी की बात करूं, परसिस्टेंट, कोफोर्ज आपकी नजरों में होना चाहिए, पॉलीकैब आपकी नजरों में होनी चाहिए। कुछ ऐसे पर्टिकुलर स्टॉक्स हैं जो गोल्ड स्टैंडर्ड के स्टॉक्स हैं, फंडामेंटली सॉलिड कंपनियां। ये जब डिमांड नहीं थी इस वजह से गिर रही थी, अब डिमांड वापस आ रही है, तो ये स्टॉक्स काफी अच्छा करते हुए दिख सकते हैं। अपनी वॉच लिस्ट में इनको जरूर रखना, कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं, बट मुझे लगता है 2026 में ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो छप्पड़ फाड़ के ऊपर जाएंगे। अगर स्टॉक मार्केट चलती तो CDSL, NSDL, कैम्प्स, BSE, NSE ये स्टॉक्स भी आपकी नजरों में होनी चाहिए, क्योंकि बुल रन अगर आता है तो ये स्टॉक्स आएंगे। मोस्ट प्रोबेबली इंडियन पर्सपेक्टिव से तो अच्छा दिख रहा है। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटिमेंट्स क्या है, क्योंकि अगर हम
बिना नेगेटिव सेंटिमेंट्स के उतरेंगे बाजार में तो पैसा खो देंगे हम, क्योंकि काफी सारे लोग पैसा खो देते हैं, इस पे भी मैं आऊंगा। नेगेटिव सेंटिमेंट है हमारे आईटी के अंदर गिरावट, एनवीडिया दबा के गिरा है, मेटा दबा के गिरा है, अमेजॉन दबा करके गिर रहे हैं यूएस मार्केट के अंदर। तो ये एक बड़ा रिस्क है, इसको हमें एक्चुअली कंसिडर करना चाहिए। और इसी वजह से अगर हम सस्ते स्टॉक्स में पैसा डालेंगे तो यहां पे जो गिरावट होती है उससे भी हमें ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा। दूसरी चीज, अगर हम बात करें एआई बबल बन रहा है, फॉर श्योर एआई बबल है इस समय पे, तो ये भी एक रिस्क, अगर वहां पे क्रैश आता है तो इंडिया में भी क्रैश आएगा। अप टू 20% तक की गिरावट हमें दिख सकती है। अगर क्रैश आता है तो इसका रिपल इफेक्ट में हम सारे के सारे पकड़े जाएंगे, तो ये चीज हमें देखना है। बट कब आएगा नो वन नोज, बट इसके लिए भी आपको तैयार रहना है। इंडियन मार्केट के हिसाब से कोई गड़बड़ नहीं है, ये मैं लास्ट 5, 7, 10 दिन से कह रहा हूं। यूएस मार्केट पूरी गड़बड़ फैला रही है हमारे बाजार के लिए, तो अगर यूएस मार्केट सही रही तो हमारा बाजार सही रहेगा। अदर देन दैट, अगर हम बात करें एफआईडीआई की, तो एफआईडीआई भी अब इंडिया की साइड रुख मोड़ रहे हैं। इस महीने उन्होंने कम सेल करी, लास्ट 2 दिन से कल और आज जो एफआईडीआई का जो सेल ऑफ रहा वो थोड़ा सा हमारे लिए ज्यादा रहा। और इसके पीछे सिंपल सा चीज है कि जो आईएनआर है वो डेप्रिशिएट हो रहा है, तो जब तक आईएनआर स्टेबल नहीं होगा, एफआईआई और डीआईआई हमारे मार्केट में नहीं आएंगे। तो आईएनआर जो गिर रहा है इसको मैनेज करने की जरूरत है, तभी हम सही रहेंगे। अगर आईएनआर गिरता रहा तो भी दिक्कत रहेगी। नेक्स्ट चीज क्रूड ऑयल, अगर क्रूड ऑयल में भी कोई ऊपर नीचे होता है, अगर क्रूड ऑयल गिरता है तो हमारी मार्केट काफी तेजी से बढ़ेगी, अगर क्रूड ऑयल बढ़ता है तो हमारी मार्केट में क्रैश आएगा। तो ये रिस्क है, इसको भी याद रखना, क्योंकि हर इंसान ये कहेगा कि चीजें अच्छी हो जाएंगी, सिर्फ अच्छी नहीं होती, गिरावट भी आएगी, तो गिरावट के लिए भी तैयार रहना है। और इन सारे फैक्टर्स का इंपैक्ट हमारे उन स्टॉक्स पे नहीं पड़ेगा जिसकी हम बात करें, एक्सेप्ट आईटी अगर हम छोड़ दे तो, अदरवाइज बाकी सारे स्टॉक्स हमारे सही दिखेंगे। अब एक और चीज बात करता हूं, क्योंकि ज्यादातर लोग ये बोलते हैं कि यार पैसा नहीं बनता, चीजें ना खराब हो जाती हैं। अरे भाई नहीं बनेगा। वैल्यू रिसर्च की रिपोर्ट के हिसाब से म्यूचुअल फंड में 40% इन्वेस्टर्स पैसा नहीं बना पाते। क्यों नहीं बना पाते? सिंपल सा रीजन है, उन्हें बेसिक नॉलेज ही नहीं है। स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड कोई ओवरनाइट सक्सेस की स्कीम है ही नहीं। अगर आप हमेशा ये सोचोगे कल क्या होगा, डजेंट मैटर एक्चुअली कल क्या होगा। आप ना स्विंग ट्रेड कर रहे हो, आप ना इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हैं ना, तो कल क्या होगा किसी को मतलब नहीं है। हाँ, 1 साल बाद क्या होगा इससे आपको मतलब हो सकता है। जैसे एआई बबल है, आपको मतलब होना चाहिए भाई अपने पोर्टफोलियो को, तभी तो आप स्टैब्लिश करोगे कि भाई एआई बबल अगर फटे भी तो भी मेरा पोर्टफोलियो स्टेबल रहे, इससे मतलब होना चाहिए। लेकिन उससे मतलब क्यों नहीं होगा? क्योंकि कल उसका इंपैक्ट नहीं दिखेगा। इंडियंस की मेन प्रॉब्लम क्या है? कल दिक्कत नहीं है तो भाई हमारे लिए दिक्कत नहीं है। जैसे इंडिया, दिल्ली का एयर पोल्यूशन, अभी तक सांस ले पा रहे तो हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन जब लोगों को कैंसर होगा, मरेंगे, तब उनको दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये एक मेजर दिक्कत है। म्यूचुअल फंड्स के साथ भी ये मेजर दिक्कत रहती है, कल की बात ही नहीं है। म्यूचुअल फंड अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो क्या करते हो? आपको लॉन्ग टर्म तक सोचना है। लॉन्ग टर्म मतलब 20 साल। म्यूचुअल फंड आपका रिटायरमेंट प्लान है। म्यूचुअल फंड आपके लिए कोई अलादीन का चिराग नहीं है जो पैसा बना देगा। म्यूचुअल फंड में अगर आपको अलादीन का चिराग चाहिए तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। एसआईपी आपके लिए अलादीन का चिराग नहीं बनाएगा। एक बेसिक कैलकुलेशन मैंने वीडियो के अंदर शेयर करी है, इस वाली वीडियो में आप जाकर के देखना कि एक्चुअली म्यूचुअल फंड सही क्यों है और म्यूचुअल फंड स्कैम किन लोगों के लिए। क्योंकि म्यूचुअल फंड भी स्कैम है, ऐसा नहीं है म्यूचुअल फंड स्कैम नहीं है। क्यों स्कैम है? म्यूचुअल फंड को लोग पसंद क्यों नहीं करते? म्यूचुअल फंड में आने के बाद लोग कहते हैं कि यार पैसा क्यों बर्बाद हो गया, 40% लोग पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड समझते क्यों नहीं है लोग? म्यूचुअल फंड में मेन दिक्कत क्या है? म्यूचुअल फंड से रही एक्सपेक्टेशंस क्या है? म्यूचुअल फंड एक्चुअली बेस्ट क्यों है और म्यूचुअल फंड एक्चुअली वर्स्ट किन लोगों के लिए है। अगर आपको म्यूचुअल फंड में सीरियस कुछ करना है तो आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने इन डेप्थ डिस्कस करा है कि 40% इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में लूज क्यों कर देते हैं, क्योंकि उन्हें एक्चुअली रियलिस्टिक अप्रोच पता ही नहीं है कि म्यूचुअल फंड से डील कैसे करना है। 1 साल पैसा नहीं बनता तो लोग आकर के पैसा चिल्लाने लगते, पैसा नहीं बन रहा। लेकिन इस वीडियो को जरूर देखना अगर आपको सीरियस इन्वेस्टर बनना है या म्यूचुअल फंड से एक्चुअली सीरियसली कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। बाय।